सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विनय और आज की हमारे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम रास के नाम से भी जानते हैं। तो लेक्चर में एंड तक बने रहना है, हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करने से पहले हम बात रेफरेंस की करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर जितना भी कंटेंट है वो टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी गाइटन की ये बुक है, जिसका 11th एडिशन है एंड चैप्टर नंबर 29 है इसमें, रीनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। तो यहां से लिया गया है। इससे पहले भी हम जीएफआर के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन ट्यूबुलर सीक्रेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको जरूर देखना, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जीएफआर बाय बंसल एकेडमी, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं रास की, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे की। देखो, सबसे पहले तो ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर कौन कौन से जो हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। वन इज रेनिन, सेकंड इज एंजियोटेंसिन एंड थर्ड इज एल्डोस्टेरोन। अब एक चीज आपने अपने ध्यान में रखनी है कि ये तीनों के तीनों जो कंपाउंड्स हैं ये अपना अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से प्ले करेंगे। एंड इस रेनिन को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देख लो, इसमें RENIN है। एक रेनिन और होता है RENNIN, वो रेनिन एक्चुअली में स्टमक के अंदर होता है। तो नाम से कभी कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपको ऐसी छोटी छोटी चीजों में जो है वो फंसा सकता है। अब एक्चुअली में अगर हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो ये सिस्टम एक्टिवेट कब होता है, जब भी हमारी बॉडी जो होती है, बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होता है, बॉडी के अंदर क्या होगा, जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो जब भी कम होगा, या अगर मैं बात करूं ब्लड प्रेशर की, जब ये कम होगा तो इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम ये किसका होता है, ये होता है रास का, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का। इसको पाथवे भी बोलते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में ये पाथवे करता क्या है ऐसा। अब इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस की बात करनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जस्ट इमेजिन करना ये क्या है, हमारा इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में इंजरी के कारण कोई एक ऐसी जगह से जहां से क्या हुआ, जहां से जो ब्लड था वो लीक कर रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि इस एरिया से ब्लड लगातार क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ से ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड लॉस। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी में से लगातार ब्लड का लॉस हो रहा है, तो इससे ब्लड का वॉल्यूम बॉडी में कम होगा या बढ़ेगा? एग्जैक्टली इससे ब्लड का वॉल्यूम जो होगा, ब्लड लॉस होगा तो ब्लड का वॉल्यूम ये भी कम होगा। और अब ब्लड का वॉल्यूम बॉडी में कम है, तो अब बताओ ब्लड का प्रेशर बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बिल्कुल, तो ब्लड का प्रेशर भी यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का प्रेशर भी यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ओके, तो अब देखो एक चीज को समझना यहाँ पे। देखो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये, इस सर्कुलेटरी सिस्टम से एक आर्टरी जा रही है, यहां से क्या हो रही है, एक आर्टरी जा रही है, ये इस तरीके से एक आर्टरी जा रही है। एंड ये आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही है, ये किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है। ये किसको ब्लड सप्लाई कर रही है, ये किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है। अब एक बात बताओ, अगर ब्लड का वॉल्यूम कम है तो किडनी को ब्लड कम मिलेगा फिल्टर करने के लिए, और अगर ब्लड जो किडनी है इसको ब्लड कम मिलेगा फिल्टर करने के लिए, है ना। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जो किडनी है इसके रिस्पॉन्स में रेनिन को रिलीज करेगी। किसको रिलीज कर देगी, रेनिन को रिलीज करेगी, है ना। अभी हम इसी चीज को डिटेल में देखेंगे कि किडनी रेनिन को रिलीज कैसे करती है। एग्जाम में हमारे यहीं से क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है कि जो रेनिन है ये कहां से सीक्रेट होता है, तो रेनिन किडनी के द्वारा सीक्रेट होता है। किस चीज के रिस्पॉन्स पे सीक्रेट होता है, जब भी ब्लड का वॉल्यूम कम होगा
जब भी ब्लड का प्रेशर कम होगा तो उस केस में किडनी को ब्लड जो है वो कम सप्लाई होता है। अगर जो किडनी को ब्लड जो है वो कम सप्लाई होगा, मैं यहां लिखता हूं, ब्लड की जो सप्लाई है कम होगी, उस केस में किडनी इसके रिस्पॉन्स में रेनिन नाम के हार्मोन को रिलीज करेगी। ठीक है, और ये रेनिन नाम का हार्मोन यहां से निकल के फिर ब्लड में सर्कुलेट करेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर हम आगे की कहानी जानते हैं। अब यहां पे सवाल आता है कि किडनी ने रेनिन को रिलीज कैसे किया। तो चलिए हम इस चीज को समझते हैं कि रेनिन का सीक्रेशन होता कैसे है। तो ये रही हमारी किडनी। अब किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे इस तरीके से नेफ्रॉन्स होते हैं। तो इस किडनी में से मैं एक नेफ्रॉन को बाहर निकाल रहा हूं, फिर उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो ये हम नेफ्रॉन को थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे नेफ्रॉन की। तो इसमें क्या रहेगा, ये रहा हमारा इस तरीके से यहाँ पे नेफ्रॉन है, ये हमारी पीसीटी होगी, ये लूप ऑफ हेनली, एंड ये होगी हमारी यहां पे डीसीटी। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहां से क्या आएगा, यहां से एफरेंट आर्टेरियोल आएगा, यहां से एफरेंट आर्टेरियोल आएगा ब्लड को लेके। यहां से कौन आएगा, ये आया एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लेके आया ना ब्लड को यहाँ पे। ठीक है, और ब्लड को फिल्टर कहां पे किया जाएगा, इस जगह पे ब्लड को फिल्टर किया जाएगा। हमने अच्छे तरीके से सारा का सारा प्रोसेस पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे अब डिटेल में नहीं बताने वाला। एंड ब्लड को वापस कौन लेके जाएगा, एफरेंट आर्टेरियोल। अब इस पे फोकस करना, एफरेंट आर्टेरियोल पे। जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है, इसके अंदर कुछ स्पेशल तरह के एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, कुछ स्पेशल तरह के एंडोथेलियल सेल्स होंगे। क्योंकि बॉडी में से ब्लड लगातार लॉस हो रहा है, ब्लड कम हो रहा है, तो किडनी को ब्लड कम सप्लाई होगा। तो एफरेंट आर्टेरियोल के पास यहाँ पे कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इनको हम बोलते हैं दे आर बैरो रिसेप्टर। ये होते हैं बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर का मतलब क्या है, ये जो भी ब्लड इस एफरेंट आर्टेरियोल से जा रहा है, इस पे ब्लड का प्रेशर चेक करेंगे। और जैसे ही इनको पता चलेगा अरे अरे ब्लड का प्रेशर कम है, तो ये जो स्पेशल सेल्स है ये क्या रिलीज करना शुरू कर देंगे, ये रेनिन को रिलीज करना शुरू कर देंगे। तो ये किसको रिलीज करेंगे, ये इस ब्लड के अंदर क्या करेंगे, रेनिन को रिलीज करना शुरू कर देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। तो एक बार फिर से बताता हूं क्या होगा। यहाँ पे बैरो रिसेप्टर, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सेंसरी सेल्स होते हैं, इनको हम बैरो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। जैसे इनको पता चलता है कि ब्लड का जो प्रेशर है वो कम है, तो उसके रिस्पॉन्स में ये ब्लड में क्या रिलीज कर देंगे, ये रेनिन को रिलीज कर देंगे। तो अब एक सवाल यहां से ये भी पूछा जाता है कि रेनिन किडनी में कहां से रिलीज होता है, तो आंसर इज एफरेंट आर्टेरियोल से, है ना। और यहाँ पे ये जो स्पेशल सेल्स है ना बच्चे, यहाँ पे ये जो स्पेशल सेल्स है, इन स्पेशल सेल्स को हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। क्या बोलेंगे इनको, दे आर कॉल्ड जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। चलिए इनके बारे में आगे बात करेंगे। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है जी, कहां पे होते हैं, ये होते हैं हमारे एफरेंट आर्टेरियोल में। तो एक तो मेथड ये है, एक मेथड क्या रहेगा, एक मेथड ये रहा। हम यहाँ पे फटाफट से हमारा पाथवे ड्रॉ कर देते हैं। क्या था, जैसे ही ब्लड का प्रेशर कम हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो जेजी सेल थे, कौन से सेल, जेजी सेल जो थे, कौन से सेल, जेजी मतलब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, इन्होंने क्या रिलीज किया ब्लड के अंदर, रेनिन को रिलीज किया। तो ये फर्स्ट पाथवे हो गया जिससे ब्लड में रेनिन रिलीज हुआ। अब हम सेकंड पाथवे की बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे सेकंड पाथवे की। अब देखो ध्यान से फोकस करना, यहां पे जो भी फिल्ट्रेट आएगा, इस फिल्ट्रेट में से सोडियम, इस फिल्ट्रेट में सोडियम प्रेजेंट होगा। तो आपको याद होगा हमने पीसीडी को पढ़ा हुआ है। पीसीडी में क्या होता है, जो भी सोडियम होता है उस सोडियम को क्या किया जाता है, रीअब्सॉर्ब। तो पीसीडी में सोडियम को रीअब्सॉर्ब किया जाएगा एंड 65% के आसपास जो सोडियम है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। कहां पे, पीसीडी के अंदर ही, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर ही। अब आगे चलो, अब यहां से सोडियम मूव करेगा, लूप ऑफ हेनली में जाएगा, लूप ऑफ हेनली से होता हुआ कहां पे चला जाएगा, ये चला जाएगा डीसीडी के अंदर। और आपको याद होगा हमने पढ़ा है कि ये जो असेंडिंग पोर्शन होता है लूप ऑफ हेनली का, लूप ऑफ हेनली का असेंडिंग पोर्शन, तो 10% के आसपास ये क्या करेगा, सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर लेगा। कितना, 10% के आसपास सोडियम को 10% नहीं,
20%, 20 to 25%, हम डाटा यहाँ पे लिखेंगे 20 to 25%, रुको यहाँ पे, तो 20 to 25% जो सोडियम है वो कहाँ रीअब्सॉर्ब होता है, हमारा लूप ऑफ फैनली असेंडिंग में। अब देखो अगर ओवरऑल देखा जाए 65% सोडियम यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हुआ, 25% सोडियम यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हुआ, तो डीसीटी तक आते आते 10% के आसपास सोडियम बचा, है ना। अब बड़ा प्यारा सा फंडा समझना, जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, ब्लड का प्रेशर कम होगा, तो अब मुझे एक बात बताओ, इस एरिया से यहां से ब्लड का फ्लो फास्ट होगा या स्लो होगा? ब्लड का फ्लो फास्ट होगा या स्लो होगा? यहां पे ब्लड का फ्लो जो होगा वो क्या होगा? स्लो होगा। जब भी पीसीटी से ब्लड निकलेगा, वो पीसीटी से जो फिल्ट्रेट निकलता है, यहां से ब्लड का जो फ्लो है वो कम होगा, तो फिल्ट्रेट बनेगा। फिल्ट्रेट के अंदर भी फिल्ट्रेट का जो फ्लो है वो भी क्या होगा? कम होगा। जब फिल्ट्रेट का फ्लो कम होगा तो अब क्या होगा? ये जो सेल्स है ना पीसीटी के अंदर, इन सेल्स को ज्यादा टाइम मिलेगा सोडियम को रीअब्सॉर्ब पकड़ने का, रीअब्सॉर्ब करने का। तो ये ज्यादा सोडियम को क्या करेंगे? रीअब्सॉर्ब करेंगे। जब सोडियम को ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेंगे तो यहाँ पे जहां पे सोडियम 10% आना चाहिए था, यहाँ पे सोडियम 10% से लेस आएगा, लेस देन 10% सोडियम। अब ना यहाँ पे बड़े स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं, यहाँ पे कुछ बहुत स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं, ये इनको सोडियम बड़ा पसंद है। मैं जूम करता हूं इस चीज को, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल तरह के सेल्स लेंगे, ये वाले, ये ना सोडियम को बहुत लाइक करते हैं सेल्स, है ना। ये बोल लो कि सोडियम को टेस्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा अरे भाई सोडियम तो है कम आ रहा है फिल्ट्रेट के अंदर, है ना। तो जैसे ही सोडियम कम आएगा फिल्ट्रेट के अंदर, तो ये क्या करेंगे? ये इन सेल्स को सिग्नल भेजेंगे, इन सेल्स को, जेजी सेल्स को सिग्नल भेजेंगे कि भाई साहब सोडियम कम आ रहा है, क्या कर रहे हो? तो जेजी सेल्स इनके रिस्पॉन्स में भी क्या सीक्रेट करेगा? रेनिन को सीक्रेट करेगा, है ना। एंड यहां पे ये जो स्पेशल वाले सेल्स है ना बच्चे, इनको बोलते हैं मैकुला डेंसा सेल। क्या बोलेंगे? मैकुला डेंसा सेल। एंड इन दोनों सेल्स के बीच में यहां पे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं? जो जेजी सेल्स को एंड मैकुला डेंसा सेल्स को जोड़ते हैं। एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहां पे एक पूरा ऑपरेटस बन जाता है। ये एक पूरा ऑपरेटस बन गया, एक सेल्स का ग्रुप बन गया। एंड इस ऑपरेटस का नाम आप सबने सुना हुआ है, इस ऑपरेटस को बोलते हैं जेजी ऑपरेटर। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड जेजी ऑपरेटस। नाम तो इसका सुना होगा बहुत। तो यहां पे मैकुला डेंसा सेल जो हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से ये मिलके एक जेजी ऑपरेटस को बनाते हैं। और ये जो जेजी ऑपरेटस है, ये क्या काम कर रहा है? ये ब्लड के फ्लो, जब भी ब्लड का फ्लो कम होगा, ब्लड का प्रेशर कम होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, उस रिस्पॉन्स में ये क्या करवाएगा? इन जेजी सेल से क्या रिलीज करवाएगा? वेरी गुड, रेनिन को रिलीज करवाएगा। तो अब यहाँ पे एक बार कुछ चीजों को फिर से रिवाइज करते हैं। अगर सवाल पूछा जाए कि जो हमारे जो जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, ये कहां प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होंगे एफरेंट आर्टरियोल के अंदर। अच्छा, अगर पूछा जाए कि जो मैकुला डेंसा सेल है ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे प्रेजेंट होते हैं। एंड इन दोनों को मिलाते हैं तो एक क्या बनता है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है, एक ऑपरेटस बनता है, जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस बोलते हैं। एंड ये ऑपरेटस एक ही काम करता है, ये रेनिन को रिलीज करवाता है। कब? जब भी फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम की अमाउंट कम हो एंड ब्लड का प्रेशर कम हो। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस तरीके से दो मेथड तो ये हुए रेनिन को रिलीज करवाने के। तो अब फटाफट से यहाँ पे पाथवे को रिवाइज करते हैं। एक मेथड हमारा क्लियर हुआ। दूसरा मेथड हमारा क्या था? अगर सोडियम की अमाउंट कम होगी तो डीसीटी के अंदर क्या होगा? जो मैकुला डेंसा सेल है ये क्या करेंगे? ये जेजी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे एंड जेजी सेल अल्टीमेटली क्या करेगा? रेनिन को यहां से रिलीज करवाएगा। चलिए जी, बात समझ आई? ये वाली भी सबको क्लियर होगी? ये वाली बात बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी बात। अब ब्लड के अंदर रेनिन आ चुका है, तो ये रेनिन जो है कहां पे पहुंच चुका है? ब्लड के अंदर पहुंच चुका है। अब अगली बात करते हैं कि ये जो रेनिन था, जब ये ब्लड के अंदर आया था, तो ब्लड के अंदर एक कौन से फंक्शन करेगा? तो अब इसकी बात करते हैं। देखो, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, जो रेनिन है वो कहां पे? इन ब्लड। तो रेनिन हमारा ब्लड के अंदर जो है वो पहुंच चुका है। अब ब्लड के अंदर क्या होगा? देखो, अब यहां पे लीवर का रोल आएगा। लीवर क्या करता है? लीवर क्या करेगा? एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। मैं यहां लिख देता हूं, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड
एंजियो टेंसिनोजन, लीवर इसकी फॉर्मेशन करता है एंजियोटेंसिनोजन की, एक प्रोटीन नेचर का ये केमिकल होता है, इसकी लीवर क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। और ये जो एंजियोटेंसिनोजन होता है ये ब्लड में हमेशा ही रहेगा, ये एंजियोटेंसिन जो है ये ब्लड में आपके हमेशा ही पाया जाता है, लेकिन रेनिन ब्लड में नहीं होता। अब क्या हुआ, जब ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड का प्रेशर कम हुआ, उसके रिस्पॉन्स में किडनी ने रेनिन को रिलीज किया। रेनिन जो है वो ब्लड में आ चुका है। एंजियोटेंसिनोजन है ये भी कहां पे है, ये भी ब्लड के अंदर है। अब एंजियोटेंसिनोजन जो है ये क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा। और ये किसकी हेल्प से कन्वर्ट होगा, ये होगा रेनिन की हेल्प से। ये किसकी हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है, रेनिन की हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो एंजियोटेंसिन जो है 1 है, अब ये जाएगा कहां पे, ये चला जाएगा लंग्स के अंदर। ये कहां चला जाएगा, लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है लंग्स के ऊपर भी, है ना। अब लंग्स पता क्या करता है, लंग्स इस एंजियोटेंसिन 1 को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 में किसने कन्वर्ट किया, लंग्स ने। कैसे कन्वर्ट किया, लंग्स के पास एक एंजाइम था ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एंजाइम किसके पास था, ये था हमारा लंग्स के पास। तो लंग्स ने क्या किया, एंजियोटेंसिन 1 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में। अब एक क्वेश्चन यहां पे ये आता है, अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि लंग्स में ये एंजियोटेंसिन एंजाइम आया कहां से, ठीक है, तो क्या बोलोगे, नहीं। कुछ बच्चे ना यहां पे आंसर गलत करके आते हैं कि एल्वुलाई में पाया जाता है। नहीं बच्चे, ब्लड कभी एल्वुलाई में नहीं जाता ना, ब्लड कभी भी एल्वुलाई में नहीं जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है, लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज होती है ब्लड की, उन कैपिलरीज के पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करते हैं, वो इस एंजाइम को सिंथेसाइज करती है। तो लंग्स के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनके अंदर जो स्पेशल सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल लेयर होती है, वो एंडोथेलियल इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को क्या करती हैं, बनाती हैं। एंड इसलिए जो लंग्स होता है वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। अब यही है बस सबसे इंपॉर्टेंट, यही है एंजियोटेंसिन 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 है, यही सारे के सारे काम करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि ये एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शन क्या है। तो एंजियोटेंसिन 2 का सबसे पहला काम क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये एक वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। ये क्या होगा, एक वैसो कंस्ट्रिक्टर होगा। अब वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर का बेसिकली यहां पे मीनिंग होता है ये ब्लड वेसल्स के डायामीटर को कम कर देगा। समझाता हूं मैं, जैसे मान के चलो ये इस तरीके से एक ब्लड वेसल थी, एक ब्लड वेसल है, जैसे ही क्या हुआ, एंजियोटेंसिन 2 ने इसके ऊपर काम किया तो इसका जो अंदर का डायमीटर था ये कम होगा एंड ये थोड़ी सी स्ट्रेच होगी। तो हम बोलेंगे कि अब यहां पे ये जो ब्लड वेसल है क्या हो चुकी है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है। ये क्या हो चुकी है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है ना। तो वैसो कंस्ट्रिक्टर का मीनिंग हुआ यहाँ पे कि जो ब्लड वेसल्स है उनके डायमीटर को कम करना। अब ये क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्टर जो एक बहुत अच्छा वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इस पावर को यूज करते हुए ये क्या करता है, जो एफरेंट आर्टेरियल होता है, जो क्या होगा एफरेंट, जिसको एफरेंट आर्टेरियल बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियल, उसको क्या कर देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा। एफरेंट आर्टेरियल के डायमीटर को कम कर देगा। अब इस चीज को इमेजिन करना, ये एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है, आर्टरी है, यहां से निकला, आर्टरी से क्या निकला, आर्टरी से एक एओर्टा निकला। अब ये जो एओर्टा था पहले ये ऐसा हुआ करता था, अब ये थोड़ा सा, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 आ चुका है तो इसने क्या किया, इसको हल्का सा इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो ब्लड को आगे जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। यहां पे
ब्लड के लिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब जब ब्लड के लिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पीछे जो ब्लड यहां पे है, यहां पे ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा पाथवे चल क्यों रहा है, ये पूरा का पूरा पाथवे इसलिए चल रहा है ताकि ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर था वो इंक्रीज हुआ, बिल्कुल हुआ, है ना। तो एफरेंट आर्टरियोल जो है होता है, जो जो क्या करता है, जो नेफ्रॉन की तरफ ब्लड को लेके आता है, वो एफरेंट आर्टरियोल का जो साइज होता है, उसका जो डायमीटर होता है, उसको कम कर दिया जाता है। किसके द्वारा कम किया जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे एंजियोटेंसिन 2 के द्वारा। तो उस टाइम पे क्या होगा, ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा। अब दूसरा काम ये क्या करेगा, इसके अलावा ये क्या करेगा, जो हमारा इफरेंट आर्टरियोल होता है, इफरेंट आर्टरियोल, ये उसको भी कंस्ट्रिक्ट करवा देता है। अब इफरेंट आर्टरियोल है, जब उसको कंस्ट्रिक्ट किया जाएगा तो ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड वापस जाएगा इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू आगे जाएगा, तो क्योंकि डायमीटर कम हो चुका है तो उस ब्लड को भी आगे जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कैसे आएगी, वहां पे भी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा एक तरह से, है ना। ओके, तो जिसके कारण क्या होगा कि जो ब्लड जो है ग्लोमेरुलर फिल्टर के अंदर प्रेजेंट है, उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, तो उससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो भी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये किसका फंक्शन है, ये एंजियोटेंसिन का पहला फंक्शन हुआ, इसका अभी सिर्फ और सिर्फ पहला फंक्शन मैंने बताया आपको, सिर्फ पहला फंक्शन। अब अगर हम इसके सेकंड फंक्शन की बात करते हैं, तो सेकंड फंक्शन जो इसका होता है, ये क्या करेगा, ये जाएगा सेकंड फंक्शन हम यहां पे लिखेंगे इसका, ये जाएगा एड्रिनल कोर्टेक्स के पास। एड्रिनल कोर्टेक्स क्या होता है, ये किडनी के ऊपर ही एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, उसके पास जाएगा। एंड एड्रिनल कोर्टेक्स के भी ये किस लेयर के पास जाएगा, जोना ग्लोमेरुलोसा के पास। ये कहां पे जाएगा, जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर। अब ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर है ना, यहां से एक हार्मोन को रिलीज करवाएगा, उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। यहां से क्या रिलीज करवाएगा, ये एल्डोस्टेरोन। और ये जो एल्डोस्टेरोन, जब जैसे ही एल्डोस्टेरोन यहां से रिलीज होगा, तो अब एल्डोस्टेरोन का यहां पे क्या काम होता है, एल्डोस्टेरोन जाता है सीधा किधर जाएगा, ये जाएगा डीसीटी के पास। जो एल्डोस्टेरोन है ये जाएगा किसके पास, ये जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास। ये जाएगा वहां पे, आपको याद है पिछले लेक्चर में बताया था कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, इंटरकलेक्टेड सेल्स होते हैं एंड साथ में कौन से सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स होते हैं। तो ये जाएगा प्रिंसिपल सेल ऑफ डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के प्रिंसिपल सेल के पास जाएगा एंड वहां पे जाके क्या करेगा, वहां पे सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ओके, अब देखो, अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। लगातार जो ब्लड है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, इसके पास एक रिसेप्टर है, किसका, ये रिसेप्टर है किसका, एल्डोस्टेरोन का। तो एक एल्डोस्टेरोन आया यहाँ पे, बैठा यहाँ पे, तो इसने क्या किया, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड सेल का एक मतलब कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक सेल है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेट है। तो ये फिल्ट्रेट से सोडियम को उठाया जाएगा, इसको कहां लेके जाएगा, इसको ब्लड के अंदर लेके जाएगा। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है, तो इसको ब्लड के अंदर लेके जाएगा। और अब देखो, सोडियम जब ब्लड के अंदर जाएगा तो ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इसके साथ साथ ऑस्मोसिस के जरिए जो वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो अब अल्टीमेटली सोडियम भी ब्लड के अंदर गया, वाटर भी ब्लड के अंदर गया। तो अब मुझे बताओ, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। तो एक इसका ये भी फंक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। अभी तक हमने इसके दो फंक्शन कर लिया कि दो तरीके से कैसे फंक्शन करता है। अब हम इसके तीसरे मेथड की बात करते हैं, एंजियोटेंसिन का तीसरा क्या काम होता है। तीसरा जो इसका काम होगा, अब ये एंजियोटेंसिन जो है, अब ये जाएगा किसके पास, अब ये जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के पास जाके ये किसकी सिंथेसिस करवाता है, ये करवाएगा हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर, मतलब हाइपोथैलेमस से बेसिकली ये किसकी सिंथेसिस करवाएगा, एडीएच की। और आपको तो पता ही है
जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, जो एडीएच होता है, ये बनता कहां पे है? हाइपोथैलेमस में बनता है। एंड इसको स्टोर कहां पे किया जाता है? इसको स्टोर किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये चला, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा? एडीएच। ठीक है जी। तो हुआ क्या, हमारा जो एंजियोटेंसिन 2 था, ये किसके पास गया? ये हाइपोथैलेमस के पास गया। उसको जाके बोला कि भाई साहब ऐसा करो, एडीएच की सिंथेसिस को बढ़ा दो। हाइपोथैलेमस एडीएच की सिंथेसिस को बढ़ाएगा एंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहां से एडीएच को रिलीज किया जाएगा। एंड ये एडीएच अब जाएगा कहां पे? ये एडीएच दो जगह पे जाएगा। एडीएच जो है ये दो जगह पे जाएगा। एक तो ये जाएगा कहां पे, और दोनों जगह पे जाके सेम काम करेगा। एक तो डीसीटी पे जाएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जाएगा, एंड एक जाएगा किसके पास? जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट। तो इन दोनों के पास जाएगा एंड इन दोनों के पास क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। मैं यहां पे बना देता हूं, इन दोनों के पास एडीएच के लिए क्या होता है? रिसेप्टर। तो डीसीडी के सेल्स के पास भी एडीएच का रिसेप्टर होगा, कलेक्टिंग डक्ट के पास भी एडीएच का रिसेप्टर होगा। एंड ये एडीएच जैसे ही यहां पे आके बाइंड करेगा, तो ये दोनों के दोनों सेल्स का क्या काम होता है? वाटर को रीअब्सॉर्ब करना। तो ये डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट जो है, ये क्या करेंगे? ये वाटर को री एब्सॉर्ब करना शुरू कर देंगे। अब बताओ, ब्लड के अंदर जब फिर से वाटर को और ज्यादा री एब्सॉर्ब किया जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे है, जो काम करता है, फटाफट से रिवाइज कर देते हैं कि क्या क्या एक्चुअली में हुआ क्या इसके अंदर। फिर हम इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस को देखते हैं, है ना। तो हमारा जैसे ही क्या होता है, बॉडी से ब्लड का लॉस होगा किसी भी तरीके से, उस टाइम पे क्या होगा? जो किडनी है हमारी, उस टाइम पे क्या होगा? जो किडनी है हमारी, ये रिलीज करेगी किसको? रेनिन को। रेनिन क्या करेगा? रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिवेट करेगा। किससे एक्टिवेट करेगा? ये एंजियोटेंसिनोजन से, एंजियोटेंसिनोजन से, जो कि कहां से आया? जो आया लीवर से आया। एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर? एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। और ये कन्वर्जन किसके द्वारा होती है? एसीई के द्वारा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एजेंट, जो कहां पे होगा? जो होगा लंग्स के अंदर। उसके बाद ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? सबसे पहला काम ये करेगा, सबसे पहला काम इसका होगा, ये क्या करेगा? क्या करेगा ये? क्या करेगा ये वैसे, है ना। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले एक तो ये क्या करेगा? किडनी के पास, जो किडनी के ऊपर जो किडनी के ऊपर हार्मोन होता है जिसको एड्रिनल कोर्टेक्स बोलते हैं, तो एड्रिनल कोर्टेक्स के पास जाएगा और यहां से रिलीज करेगा एल्डोस्टेरोन को। उसके बाद ये क्या करेगा? इसका एक फंक्शन क्या रहेगा? दूसरा फंक्शन इसका रहेगा, ये हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज करवाएगा? एडीएच को। ठीक है, तो एक तरफ एल्डोस्टेरोन आ गया, एक तरफ एडीएच आ गया। तीसरा इसका फंक्शन मैं यहां लिखता हूं, तीसरा, क्योंकि एक बहुत अच्छा क्या होता है? वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है ये। तो ये क्या करेगा? वैसो कंस्ट्रिक्टर जो है, ये क्या करेगा? जो इफ्रंट आर्टरियोल है एंड जो एफरंट आर्टरियोल है, दोनों को क्या करवा देगा? कंस्ट्रिक्ट करवा देगा। दोनों को क्या करेगा? ये कंस्ट्रिक्ट करवा देगा। अब दोनों क्या हो चुके हैं? कंस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अब अगला रिजल्ट देखो, देखो अब मैं सबका रिजल्ट लिखने वाला हूं। देखो, जब एल्डोस्टेरोन आएगा तो ये डीसीटी से क्या करेगा? सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाएगा, और जब सोडियम का रीअब्सॉर्ब होगा तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। नंबर 1, अगर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब एडीएच की बात करते हैं। एडीएच अगेन ये भी किसके पास जाएगा? ये डीसीटी के पास जाएगा एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास जाएगा। यहां पे जाके क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये वाटर को री एब्सॉर्ब करवाएगा। जब वाटर को री एब्सॉर्ब कराया जाएगा तो अगेन ब्लड का वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा। इससे ब्लड का जो प्रेशर है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा।
अब बात करते हैं एफरेंट आर्टिकल की। एफरेंट आर्टिकल की जब इनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो इससे भी क्या होगा, ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली हमारा ये जो पाथवे है ये किस चीज के रिस्पॉन्स में है, जब भी बॉडी से ब्लड का लॉस हो। अब ब्लड का जब लॉस होगा तो इसके कारण दो चीजें कौन सी रहेंगी, एक जो ब्लड का वॉल्यूम है एंड जो प्रेशर है, एंड जो क्या है, प्रेशर है, दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। प्रेशर जो है दोनों डिक्रीज। अब इन दोनों चीजों के रिस्पॉन्स में ये सिस्टम आता है एंड इसने अपना जो टास्क था बड़े ही प्यारे तरीके से जो था फिनिश किया। इसने क्या किया, इस ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को इसने बहुत अच्छे तरीके से, देखो यहाँ पे हर जगह पे इसने क्या किया, अपने काम को अच्छे तरीके से किया, ब्लड के वॉल्यूम को, ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। तो ये हो गया हमारा रास पाथवे। आसान है ना, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंसी कि जो रास पाथवे है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना, कभी कभी क्या होता है, मैं बात कर रहा हूं हार्ट फेलियर के केस की, ऐसे लोग जिनके अंदर हार्ट फेलियर की सिचुएशन होती है। अब हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट अटैक नहीं होता बच्चे। हार्ट फेलियर का मीनिंग होता है कि हार्ट को जितना ब्लड पंप करना चाहिए, हार्ट उससे भी कम ब्लड को पंप करेगा। अब बताओ, हार्ट फेलियर के केस में क्या होता है कि जो ब्लड पंप बाय हार्ट is less than normal amount, या फिर हम ये बोल दें कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना, क्योंकि जो हार्ट ब्लड को पंप करता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बाकी चीजें पता, आपको सब पता है। अब बताओ, अगर ब्लड को पंप हार्ट कम करेगा, अगर हार्ट जो है वो ब्लड की सप्लाई कम करेगा तो किडनी को ब्लड की सप्लाई कम होगी। अगर किडनी को ब्लड की सप्लाई कम होगी तो जाहिर सी बात है किडनी उसके रिस्पॉन्स में क्या रिलीज करेगी, रेनिन को, और फिर रास पाथवे जो है वो चलता चलेगा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम बोलते हैं कि जो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे होता है बेसिकली ये नॉर्मली एक्टिवेट रहता है। तो हम इसको बोलते हैं कोरियोनिक एक्टिवेशन। क्या बोल देंगे, क्रोनिक एक्टिवेशन ऑफ रास पाथवे, है ना। तो यहाँ पे रास पाथवे जो है वो नॉर्मली एक्टिवेट रहेगा, जबकि नॉर्मली रास पाथवे को एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। और जब रास पाथवे एक्टिवेट होता है तो जाहिर सी बात है फिल्ट्रेट से वाटर को भी रीअब्सॉर्ब किया जाता है। उस केस में यूरिनेशन जो है वो भी नहीं जो पर्सन है कर पाता। तो कभी कभी किसी केसेस में क्या होता है कि अगर ये लगातार अगर ये एक्टिवेट रहेगा रास पाथवे तो एडिमा भी देखने को मिलता है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। क्यों, बॉडी के अंदर लगातार ब्लड तो नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट है, फर्क सिर्फ कितना है, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा। तो इस केस में बॉडी के अंदर ब्लड जो है, जो हमारे लिम्फ वगैरह होते हैं वहां पे लिम्फ वगैरह जो होते हैं वहां पे वाटर जो है वो भर जाता है, जिसके कारण एडिमा स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में। ठीक है, तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंस है रास पाथवे की। सो आज के लेक्चर में क्या पता चला, आज के लेक्चर में पता चला कि जब भी ब्लड का लॉस होगा किसी भी तरीके से, या ब्लड का वॉल्यूम कम होगा या ब्लड का प्रेशर कम होगा, तो उस केस में उस प्रेशर को, उस वॉल्यूम को दोबारा से रीस्टोर करने के लिए रास पाथवे को एक्टिवेट किया जाता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।